नमस्ते, मैं डॉक्टर अलका शर्मा ज्ञान विविध्य चैनल में आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कल हमने रक्त समूह और प्रतिजन से संबंधित कुछ जानकारियां ली। प्रतिजन और प्रतिरक्षी यानी प्रतिरक्षी तंत्र के बारे में देखा। उसके अंदर विभिन्न प्रकार से कि प्रतिजन कैसे अटैक करते हैं, बाह्य कारक है या अंदर ही शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं जो प्रतिजन के रूप में कार्य करते हुए हमारे शरीर को रोगग्रस्त बना देती है, और किस प्रकार से फिर प्रतिरक्षी उन प्रतिजन से रिएक्शन करके उसकी क्रिया को निष्प्रभावित कर देती है। इन सब के बारे में हमने देखा। इसके साथ साथ में हमने रक्त से संबंधित है कि रक्त के अंदर कितने प्रकार की प्रतिजन होती है, किस प्रकार से रक्त समूह का निर्धारण होता है, ये सब हमने अध्ययन किया था। आज हम देखते हैं कि जो रक्त है उसके आनुवंशिकी को जानेंगे कि किस प्रकार से रक्त का स्थानांतरण होता है, तो कौन कौन से सावधानियां रखनी चाहिए या किस प्रकार से रक्त का स्थानांतरण आनुवंशिकी रूप से चलता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है रक्तदान। रक्तदान का मतलब होता है रक्त को देना, रक्त का स्थानांतरण करना। रक्त का स्थानांतरण कैसे होता है? सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता है और वो रक्त जब लेगा तो विभिन्न प्रकार की सावधानियां रखेगा, विभिन्न प्रकार से उसका एग्जामिन किया जाएगा। उसके बाद में ही किसी व्यक्ति से रक्त लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति जिसको आवश्यकता है उसको ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफ्यूजन। तो ये रक्तदान कहलाता है। शायद मैंने पीछे टॉपिक में बताया था रक्तदान का मतलब पूरा शरीर का रक्त चेंज होना। ऐसा नहीं है, रक्त कुछ मात्रा में चढ़ाया जा सकता है या पूरी तरह से हम चेंज भी कर सकते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि संपूर्ण रक्त को ही स्थानांतरित किया जाए या दिया जाए। रक्त की कुछ जो उसके अलग अलग पार्ट है, कारक है, उनको भी हम स्थानांतरित कर सकते हैं या दिया जा सकता है। जैसे रक्त के अंदर हमने जाना लिक्विड फॉर्म के अंदर प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके साथ में जैसे प्लेटलेट्स है, उनकी आवश्यकता होती है तो उनको भी स्थानांतरित किया जा सकता है या दिया जा सकता है। प्लेटलेट्स जैसे पिछले कई सालों से एक रोग चला आ रहा है डेंगू। ये जो डेंगू रोग है इसमें प्लेटलेट्स अचानक से गिर जाती है, और जिस व्यक्ति को ये प्लेटलेट्स गिर जाती है उसको कहा जाता है उसमें डेंगू नामक रोग है। अब वो डेंगू नामक रोग जो है जिस कारक के द्वारा फैलाया जा रहा है वो प्लेटलेट्स की संख्या को गिरा देता है। उस स्थिति में उस व्यक्ति को सिर्फ प्लेटलेट्स ही चढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ये जितने भी मेथड है कि किस प्रकार से रक्त का दिया जाना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रक्तदान का कार्य सबसे पहले कब हुआ। रक्तदान का कार्य सबसे पहले 1667 में हुआ, 15 जून 1667 में। एक फ्रांस के डॉक्टर थे, डॉक्टर डेनिस। इनके द्वारा सबसे पहले एक 15 वर्षीय बालक के अंदर रक्त दिया गया, और वो रक्त भी किसका दिया गया? भेड़ से उसको ब्लड दिया गया था। लेकिन कुछ समय बाद में इस पर रोक लग गई थी। लेकिन जो रक्तदान की क्रिया है वो 1667 में प्रारंभ हो गई थी। अब इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों दिया जाता है? आप लोग मोस्टली देखते हो कि रक्तदान हो रहा है, रक्तदान महादान माना जाता है। तो ये रक्तदान महादान क्यों है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति है जिसके कोई इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई, उससे रक्त काफी बह गया, उसको रक्त की कमी महसूस हुई या उसको डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें ब्लड की आवश्यकता है, तो सडन उसके लिए रक्त की व्यवस्था कहाँ से हो, इसके लिए क्या किया जाता है? कुछ बैंक होते हैं, ब्लड बैंक होते हैं, उनमें ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है। उस स्टोर किए हुए ब्लड को यूज सडन जिसको आवश्यकता होती है वहां पर वो काम में ले लिया जाता है। तो ये स्टोर करना, जो ब्लड बैंक है उसके अंदर स्टोर करके रखना है ब्लड को, ये विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न ब्लड समूह के साथ में जो रक्तदान होता है उस कार्यक्रम का हिस्सा बन करके उन व्यक्तियों के द्वारा वहां पर स्टोर कर दिया जाता है। तो आवश्यकता क्यों होती है? जैसे अभी मैंने कहा इंजरी, कोई भी चोट लग गई, रक्त बह गया। दूसरा, कोई भी व्यक्ति है उसकी सर्जरी हो रही है, सर्जरी के समय कहा गया कि इसके शरीर में ब्लड की कमी है तो ब्लड देना पड़ेगा।
तो वो सर्जरी के समय हो सकता है। हीमोफीलिया रोग, हीमोफीलिया रोग ऐसा है जो चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, लगातार रक्त बहता रहता है। तो इस रोग की वजह से जो रक्त की कमी आ रही है, उस कमी को पूर्ति रक्तदान के द्वारा की जाती है। ऐसे जो आप लोगों ने सुना होगा सिकल सेल एनीमिया रोग होता है, यानी रक्त की कमी आती है। ये जो रक्त की कमी होती है, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा हम देखते हैं कि बहुत कम आ जाती है, नॉर्मल जो होती है उससे काफी कम आ जाती है। उस स्थिति में ब्लड दिया जाता है। तो ये आवश्यकता कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता है और उसको दिया जाना है, वो इससे संबंधित हम देख सकते हैं। अब हम लेते हैं कि जो ये रक्त है, इस रक्त को देने की क्या प्रक्रिया है। दो प्रकार से है, एक व्यक्ति रक्त देगा और दूसरा व्यक्ति उस रक्त को ग्रहण करेगा। तो एक तो दाता हो गया और दूसरा ग्राही हो गया। अब इसकी प्रक्रिया देखते हैं कि किस प्रकार से रक्त दिया जाना है, किस प्रकार से रक्त को लिया जाना है। एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले देखा कि रक्त का संग्रहण। रक्त का संग्रहण का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड बैंक है, उस ब्लड बैंक के अंदर रक्त को रखना या किसी व्यक्ति को तुरंत वहां पर ब्लड को चढ़ाना है। तो ये जो स्थितियां होती है जिसमें व्यक्ति को ब्लड दिया जाना है, वो रक्त संग्रहण कहलाता है। रक्त को स्टोर करके रखना है, वो रक्त संग्रहण कहलाता है। इस रक्त संग्रहण के समय कुछ एक सावधानियां रखनी होती है। जैसे रक्त संग्रहण की क्रिया होती कैसे है। सपोज कीजिए मुझे ब्लड देना है, तो सबसे पहले मेरे स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, यानी मेरा स्वास्थ्य देखा जाएगा कि क्या मैं ब्लड देने लायक हूँ या नहीं। दूसरा, कैनुला के माध्यम से दिया जाता है। कैनुला को निर्जमीकृत का मतलब होता है, निर्जमीकृत का मतलब होता है कि स्टेरलाइज्ड किया जाता है, उसको बॉईल करके या किसी भी टेक्निक से उसमें कोई बाह्य कारक प्रविष्ट ना हो, उनसे बचाने के लिए स्टेरलाइज्ड किया जाता है। तो एक थैली होती है जिसके अंदर कैनुला के माध्यम से रक्त को दिया जाना है। तो कैनुला लगा दी जाती है और वो थैली पाउच जो होता है उसको निर्जमीकृत करके रख दिया जाता है। तीसरा, ये एक प्रोसेस हो गया। उसके बाद में ब्लड दिया जाएगा। ब्लड दे दिया, ब्लड देने के बाद में उस थैली के अंदर ब्लड आ गया, ब्लड को संग्रहित कर लिया। उस ब्लड की जांच होगी। ब्लड में जैसे उसमें एंटीजन देखे जाएंगे कि कौन सा एंटीजन उपस्थित है, उसकी उपस्थिति देखी जाएगी। उसके बाद में उस एंटीजन के साथ में उसके अंदर कोई रोगाणु तो नहीं है, रोगाणु या रोग कारक जो भी होंगे उनकी जांच की जाएगी कि कोई भी रोगाणु, बैक्टीरिया, वायरस है या प्रोटोजोम कोई भी प्रकार का हो, वो रोग कारक तो इसमें नहीं है। उसकी जांच करके उसको परख लिया जाएगा, यानी उसको जांच हो जाएगी। उसके बाद में इस रक्त को प्रेसिक्टर यानी कोल्ड स्टोरेज होते हैं, टेम्परेचर को बहुत कम करके रखा जाता है, वहां पर ब्लड बैंक के अंदर उसको संग्रहित करके रख लिया जाता है। अब जो व्यक्ति, जैसे मुझे देना है, ये सारी चीजें मेरे अंदर जांच हो गई। उसके बाद में मेरे ब्लड को यहाँ जब मैंने दे दिया है, उसको ब्लड बैंक के अंदर संरक्षित रख लिया गया है। लेकिन अब मेरे द्वारा जो ब्लड दिया गया है, मेरे शरीर में वो पूर्ति कब होगी? लगभग 1 महीने के बाद में वो पूर्ति हो जाएगी। दूसरा, मेरे शरीर के अंदर जैसे प्लाज्मा गया ब्लड के साथ में, उस प्लाज्मा की पूर्ति को देखें तो लगभग 2 से 3 दिन में वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन ये जितना भी प्रोसेस हम अपनाते हैं, वो किसी डॉक्टर की
देख रेख में ही संभव हो पाता है। ये नहीं है कि हम डॉक्टर की मदद नहीं ले रहे हैं, अपनी इच्छा से ही ब्लड को निकाला, दे दिया, स्टोर कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक डॉक्टर इस प्रक्रिया को नहीं परखेगा, जांचेगा, तब तक हम ये कार्य नहीं कर सकते। हमारे लिए वो काफी हानिकारक हो सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये रक्त का दान किया जाना चाहिए, जिससे किसी ऐसे व्यक्ति को आपका रक्त मिल जाए जब उसको आवश्यकता है और किसी भी स्थिति में उसको वो ब्लड नहीं मिल रहा। इसलिए ये रक्तदान किया जाना चाहिए। जैसे अभी मैंने कहा कि 1 महीने में वो वापस से बन जाता है, तो ये भी नहीं है कि आपने ब्लड दे दिया हमारे शरीर में कमी आ गई, बिल्कुल नहीं। मैंने ब्लड दिया तो 1 महीने के बाद में वो ब्लड की पूर्ति इजीली हो जाती है। जब ब्लड दिया जाता है तो लगभग 1 घंटे या 1.5-2 घंटे तक डॉक्टर की निगरानी में मुझे रखा जाएगा। उसके बाद में मुझे कह दिया जाएगा कि आप इस प्रकार से अपने डाइट में कुछ चीजें शामिल करो, जिससे कि ब्लड की पूर्ति जल्दी से जल्दी आपके शरीर में हो जाए। ये है रक्त संग्रहण। अब प्रोसेस आता है रक्त का आधान। अब जैसे ये रोग कारक थे ना, जैसे कई प्रकार के रोग कारक हो सकते हैं, हीमोफीलिया से संबंधित है या कोई भी हो सकता है, वो प्रविष्ट ना हो। आधान का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता है और उस व्यक्ति को रक्त दिया जाना है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि उस व्यक्ति जिसके अंदर ये रक्त दिया जाना है, सबसे पहले उसकी एंटीजन को देखा जाएगा कि उसको कौन से ब्लड ग्रुप की आवश्यकता है। दूसरा, जो ब्लड उस व्यक्ति को दिया जाना है, उस व्यक्ति की एग्जामिन होगी कि कौन सी स्थिति में कितने ब्लड की उसको आवश्यकता है। ये सब डॉक्टर अपनी निगरानी में रह करके उस व्यक्ति की जांच पड़ताल करेगा। उसके बाद में जो ब्लड दिया जाना है, वो ब्लड देने के लिए कैनुला से दिया जाएगा। कैनुला से उसको वो उस ब्लड बैंक से ब्लड को लेकर आएंगे और वो ब्लड बैंक से ब्लड देने के लगभग 30 मिनट पहले निकाला जाएगा। उससे पहले उसको उसी कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा। 30 मिनट की अवधि यानी चढ़ाना है, उससे जस्ट 30 मिनट पहले वहां से उसको लेकर आया जाएगा और वहां से ला करके उस व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है जिस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद में जैसे ब्लड उसके शरीर में जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके शरीर में कुछ विशेष क्रियाएं प्रतिक्रिया के रूप में हो सकती है। जैसे ब्लड चढ़ रहा है, टेम्परेचर अचानक से अंदर का बढ़ गए, या उसमें ठंड लगने शुरू हो गई, या हार्ट की जो बीट है वो कम हो गई या ज्यादा हो गई। इस प्रकार की जो ये क्रियाएं होती है, ये सारी क्रियाएं डॉक्टर उस क्रिया को रोकने के लिए या उस क्रिया को शरीर में ना होने दे, इसके लिए उसको दवाएं भी दे दी जाती है, जिससे कि ये प्रोसेस से इजीली हो सके। तो इस प्रकार से मैंने रक्त दिया और किसी व्यक्ति ने वो रक्त ले लिया, तो ये प्रोसेस या ये प्रक्रिया हो गई। उसके बाद में आता है कि जब ये ब्लड दिया जाता है या किसी व्यक्ति के द्वारा ब्लड लिया जाता है, तो कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण अभी मैंने बताया था कि ब्लड ग्रुप जांच होना मस्ट है। दूसरा, हमने कहा कि उसमें कोई हानिकारक रोगाणु, कोई भी कीटाणु है, वो उस ब्लड में नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी सावधानी चूक गई तो ये कारक हमारे शरीर में प्रविष्ट होकर के, या जिस व्यक्ति को ब्लड लेना है उसके शरीर में प्रविष्ट होकर के उसके शरीर पर साइड इफेक्ट डाल देता है। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी ब्लड दिया जाता है तो कुछ एक सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे एंटीजन का हो गया, रोग कारक का हो गया। इस प्रकार से जो रक्त दिया जाना है या रक्त को स्टोर किया जाना है, उस समय भी वो पूरी तरह से जो उसकी कंडीशन है उसके अनुकूल होनी चाहिए, तब भी वो स्टोर होकर के रह सकता है। उस पर कोई हानिकारक कारक अटैक नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से इसको स्टोर करने में कुछ एक सावधानियां हैं जिनको हमें विशेषकर ध्यान में रखे जाने चाहिए।
कोई भी ब्लड को यदि हम स्टोर करके रख रहे हैं तो थोड़ी सी भी असावधानी के कारण कुछ एक रोग है जिनकी वजह से वो जो ब्लड स्टोर किया गया है उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है या वो रोगों को ग्रहण कर सकता है, उसको दूषित होने से बचाने की भी आवश्यकता रहती है। इसमें कुछ एक रोग है जो कि जिसकी संभावना बढ़ जाती है यदि थोड़ा सा भी सावधानी हम चूक कर दें, जैसे HIV। HIV की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है वुमेन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV कारक उसमें जा सकता है पहले नंबर का भी और दूसरे स्टेज में भी ये HIV प्रविष्ट हो सकता है। ऐसे ही एक रोग कारक होता है HTLV अर्थात वुमेन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस। इसके भी ये रोग कारक भी उसमें प्रविष्ट हो सकता है। ऐसे ही इसके अंदर है हेपेटाइटिस B और C। एक जैकेब रोग होता है। ये रोग इजीली उस ब्लड में जा सकते हैं, इसलिए उसको जब स्टोर करके रखा जाता है तो कुछ एक सावधानियां रखी जाती है। अब इसी में हम आगे ले रहे हैं कि ये जो आनुवंशिकता है रक्त की वो कैसे होती है, यानी हम किसी का रक्त की जांच की जानी है, कोई विवादित मामला है तो उसमें हम रक्त की आनुवंशिकता के आधार पर उसका निर्णय ले सकते हैं। रक्त वर्ग आनुवंशिकता के बारे में हम देखेंगे। जैसे सपोज कीजिए कोई बालक है, पैतृकता से संबंधित कोई विवाद है, यानी कोई कह रहा है, एक दंपति कह रहे हैं कि ये संतान मेरी है, दूसरा कह रहा है मेरी है। इस केस को सोल्व करने के लिए, यानी दो दंपति हैं जो कि एक बच्चे के ऊपर केस कर रहे हैं कि ये तो कह रहा है मेरी संतान है, ये कह रहा है मेरी संतान है, तो इनको दूर करने के लिए इस रक्त वर्ग की आनुवंशिकता को जानना अनिवार्य होता है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि जैसे ब्लड ग्रुप A है, उसके अंदर इस प्रकार से दो प्रकार के कारक होते हैं। ये अप्रभावी होता है और ये प्रभावी होता है। IAA और जिस पर कुछ नहीं है और IA है। B के लिए IBB और IBI। ऐसे O ब्लड ग्रुप है, इसमें इस प्रकार से A होता है, जीन का समूह है। ऐसे ही AB ब्लड ग्रुप है, उसके अंदर IA और IB। इस प्रकार से कुल 6 युग्म होते हैं जीन के, जिनके आधार पर इस प्रकार की व्यवस्थाओं को मानना, इस प्रकार की जो विवादास्पद स्थिति होती है उसको सॉल्यूशन किया जा सकता है। पैतृकता से संबंधित, जैसे अभी हमने ये जीन के बारे में लिया, तो पैतृकता से संबंधित कोई भी मैटर हो जो विवादास्पद हो, उसका सॉल्यूशन हम इस एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख रहे हैं कि एक बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप B है और उस पर जो अधिकार जमा रहे हैं वो 2 पेरेंट है। प्रथम पेरेंट है जिसके अंदर पिता का ब्लड ग्रुप AB है और माता का O ब्लड ग्रुप है। अब ये दूसरी जो पेरेंट है उनमें पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो A मान लिया और मदर का B है। ये ब्लड ग्रुप है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले ये प्रथम पेरेंट जो है उनकी स्थिति में कैसे संतान उत्पन्न हो सकती है। जैसे इसमें लिया AB ब्लड ग्रुप है तो इसके जीन प्रारूप इस प्रकार से IA IB इनके अनुसार। O ब्लड ग्रुप है तो I इसके ऊपर कोई जीन नहीं है, एंटीजन नहीं है। इस प्रकार से इनमें ये युग्मक जनन की क्रिया हुई जिसके फलस्वरूप इसमें 2 प्रकार के जीन अलग अलग युग्मक में गए, IA IB और इसके अंदर II। इनका जब
संयुग्मन होता है, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, तो इसका इसके साथ में हुआ तो IA I, इसका इसके साथ में हुआ तो IA I मेंडल के नियम के अनुसार। दूसरा, इसका इसके साथ में निषेचन हुआ तो IB I, इसका इसके साथ में हुआ तो IB I। इस प्रकार से इन संतान में जो संतान हुई है उनमें ब्लड ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है, इसका A ब्लड ग्रुप होगा, इसका A होगा, और इसका B ब्लड ग्रुप होगा, इसका B ब्लड ग्रुप होगा। इसके आधार पर यानी 50% संतान होगी वो A ब्लड ग्रुप की होगी और 50% संतान है वो B ब्लड ग्रुप की हो सकती है। अब दूसरे वाला जो दूसरा पैतृकता दर्शा रहा है उसको हम देखेंगे। जैसे ये फादर है, फादर के अंदर A ब्लड ग्रुप है और मदर के अंदर B है, तो इसका हमने ले लिया IA I प्रकार का जीन, और इसका हमने ले लिया IB IB। अब इनमें युग्मक जनन की क्रिया होती है, सॉरी इसका IA ले लेते हैं और इसका IB लेते हैं सम युग्मजी के रूप में। इनका हम देखते हैं युग्मक जनन, तो इस प्रकार से इसका IA और इसका IB इसका इसके साथ में निषेचन, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में निषेचन, तो इसका ब्लड बन गया जीन का युग्मक IA IB, इसका इसके साथ में तो IA IB, इसका इसके साथ में IA IB, ठीक है, इसका इसके साथ में फिर IA और IB। इस प्रकार से इनमें जो संतानें उत्पन्न होगी वो संतानें क्या होंगी, सारी AB ब्लड ग्रुप वाली होगी, अर्थात संतान की जो ब्लड ग्रुप है वो B है और ये दोनों अपने अपने अधिकार जमा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो इसके पैतृक यानी माता पिता हो सकते हैं वो कौन से होंगे, B ब्लड ग्रुप है इसमें मौजूद है, तो संभावना किसकी होगी कि ये जो प्रथम पेरेंट है उसकी ये संतानें हो सकती है। तो इस प्रकार से ये पैतृकता से संबंधित मामले को निपटाया जा सकता है। दूसरा, जैसे कि हीमोफीलिया रोग है उसका इसका सॉल्यूशन भी इसके अंतर्गत देखा जा सकता है। आगे की हायर क्लासेज में जाओगे तो पढ़ोगे हीमोफीलिया रोग क्या होता है, किस प्रकार से गुणसूत्रों पर लगा हुआ ये रोग होता है। माता इसका कैरियर का काम करती है और पिता है वो इसका रोगी होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये किस प्रकार से आनुवंशिकता से संबंधित जो मामले हैं उनको सुलझाने में और आनुवंशिक रोग है उनकी पहचान करने में ये मददगार होता है। अब इसी में जैसे ब्लड ग्रुप वाला किया है ऐसे ही अंगदान भी होता है, देहदान भी होता है। इसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ ऐसे ही संक्षेप में कि अंगदान से अभिप्राय क्या होता है, शरीर का कोई अंग दान किया जाना, जैसे नेत्र दान है, हृदय का दान है, लीवर का दान है, किडनी का दान है। इस प्रकार से किसी व्यक्ति की किडनी फेल हो गई तो दूसरा उसके जो ब्लड ग्रुप मैच करने वाला है वो क्या करेगा, उसको किडनी दे देगा। अंगदान और देहदान, अंग तो कोई एक अंग से जुड़ा हुआ है, देहदान पूरे शरीर का ही दान करना। ये देहदान, अंगदान तो क्या है, किसी जीवित व्यक्ति से या मृत्यु के लगभग 6 से 8 घंटे के बाद तक हमारी आंखें हैं वो डोनेट की जा सकती है। देहदान का मतलब क्या होता है, मृत्यु के बाद में कुछ अंग है, मृत्यु भी किस प्रकार से कि मस्तिष्क ने कार्य करना बंद कर दिया है और शरीर के विभिन्न अंगों का पूरे शरीर को दान कर दिया, उनमें से विभिन्न अंग किसी ना किसी व्यक्ति को काम में आ सकता है। हृदय है या वृक्क है या लीवर है या नेत्र है, ये ऐसे अंग है जो किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है या किसी व्यक्ति को ऐसे अंग मिलने से उसके जो जीवन है उसको बचाया जा सकता है। अंगदान से अंग का कोई भी एक अंग का दान किया जाना। अंगदान 13 अगस्त को अंगदान दिवस से मनाया जाता है।
तो अंग दान और देह दान से अभिप्राय आपके समझ में आ गया। मोस्टली हम देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने अंग को या देह को दान कर रहे हैं। देह दान किसी व्यक्ति की जान भी बचा रहा है। तो मेडिकल के जो छात्र होते हैं वो जब प्रैक्टिकल करते हैं, यानी जो डॉक्टर बनने वाले हैं वो जब प्रैक्टिकल करते हैं तो किसी मृत व्यक्ति के शरीर से ही वो जानकारियां हासिल करते हैं और उसी से फिर, क्योंकि जीवित व्यक्ति तो कोई अपना प्रैक्टिकल करवाएगा नहीं कि मेरे चीर फाड़ कर लो और इनको प्रैक्टिकल समझा दो। निसंदेह जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तब भी जाकर के उस व्यक्ति के शरीर के चीर फाड़ करके उन डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जाता है। तो इस प्रकार से देह दान और अंग दान दोनों ही ऐसे दान है, जैसे ब्लड का दान है वैसे ये दान है, सबसे बड़ा महान कार्य माना जाता है। तो सभी को इस प्रकार के प्रोसेस से गुजरना चाहिए। देह दान है, कर कौन सकता है, अंग दान है, वो कर कौन सकता है। अंग दान से बात करें तो कोई भी व्यक्ति जब अपने अंग को डोनेट करता है तो उसका ब्लड ग्रुप मैच किया जाना है, उसके कोई रोग तो नहीं है, इस प्रकार की जानकारी हासिल की जाती है। इस प्रकार से अंग को दे दिया जाता है। देह दान कोई भी व्यक्ति यदि 18 साल से कम का है तब तो उसके पेरेंट्स की अनुमति के बिना संभव नहीं है, ये कानून बना हुआ है। 18 साल से ऊपर की आयु का है तो वो अपने अंग को डोनेट कर सकता है, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी के आधार पर उसको ये छूट है कि वो अपने शरीर को दान कर सकता है। इस प्रकार से जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि गौतम गंभीर क्रिकेटर है, उसने अपने जो देह है उसको दान करने के लिए घोषणा कर दी है कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो ये पूरा देह है, प्रैक्टिकल के लिए या किसी के काम में आए तो वो आप ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही कि अंग दान देह दान क्या होता है, विभिन्न प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से ये किया जा सकता है। अब आगे हम कल नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।